सबसे पहले मेरे पास एंटिटीज कौन कौन सी है। एंटिटीज मेरे पास है, यूजर है, कस्टमर है, अकाउंट है, ट्रांसफर है। ये एंटिटीज के लिए मेरे को काम करना है, तो ये एंटिटीज के लिए मेरे को एसक्यूएल सर्वर ओपन करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो सीक्वल सर्वर 2008 हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना रहेगा, मुझको एक डेटाबेस बनाना रहेगा। तो डेटाबेस का नेम क्या देता हूँ मैं, डेटाबेस का नेम देता हूँ मैं मनी ट्रांसफर। तो राइट क्लिक किया डेटाबेस नोड के ऊपर, डेटाबेस नोड पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस। तो मनी ट्रांसफर डेटाबेस बन गया। वो डेटाबेस में मुझको क्या करना है, टेबल से ऐड करना है। राइट क्लिक करो न्यू टेबल। सबसे पहले कौन सा टेबल होगा, यूजर टेबल होगा। यूजर आईडी, जितनी भी आईडी है वो आईडी के लिए हम लोग सब GUID यूज करने वाले हैं। GUID क्या है अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। तो जितनी भी आईडी हम लोग लेंगे वो सब वर्कर रहेगी और उसकी लेंथ 50 रहेगी, ठीक है। तो उसके बाद है यूजर नेम, पासवर्ड जो है ऑलरेडी कीवर्ड है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो बेटर ये है कि कीवर्ड को यूज़ मत करो, मतलब ऐसा कन्वेंशन है। अगर तुम यूज़ करते भी हो तो वो एंगल ब्रैकेट लगा के क्वेरी एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन वो सब के चक्कर में को पढ़ना नहीं, बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है उसको लेकर। इसके लिए यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड और यूज़र का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, लास्ट लॉगिन डेट, बस काफ़ी है ना। तो एक कन्वेंशन फिक्स कर लो, जो भी टेबल नेम लेना है मेरे को। तो जैसे अभी बुक नाम का टेबल है जो लिस्ट ऑफ बुक रखेगा, तो उसका बुक्स S लगाओ वहाँ पर, या फिर TBL लगाओ, या ऐसा कुछ। तो एक कन्वेंशन ले लो। तो मैं सिंपल कन्वेंशन लेता हूँ यूजर्स, क्योंकि सेम नेम से मॉडल भी क्रिएट करना रहेगा मेरे को। राइट क्लिक किया न्यू टेबल लेके अगेन एक और टेबल बना लिया। दूसरा टेबल कौन सा रहेगा मेरा, कस्टमर। तो यहाँ पे होगा कस्टमर आईडी, कस्ट आईडी, वर्कर, एफ नेम, एम नेम, एल नेम, कस्टमर फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, लैंडमार्क, पिन, कुछ भी मैं नहीं किया, कंट्री, सिटी, एड्रेस लाइन 1, मतलब एड्रेस लाइन 1 में तुम कुछ भी लिख सकते हो। सिर्फ यही बड़ा होगा, बाकी सब तो 50 कैरेक्टर्स के अंदर ही होगा। पिन कोड 4 कैरेक्टर होगा, लैंडमार्क भी 50 कैरेक्टर से ज़्यादा हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट भी 50 कैरेक्टर के अंदर ही होगा, कंट्री 50 कैरेक्टर के अंदर, स्टेट फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम 50 कैरेक्टर के अंदर होगा। बस वो साउथ का नहीं होना चाहिए वो बंदा। कॉन्टैक्ट,
कॉन्टैक्ट वर्क है क्यों ले रहा हूँ मैं? कॉन्टैक्ट जब भी कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब जब भी तुम क्रिएट करोगे ऑलवेज उसको वर्क है फील्ड लोगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है तुमको, तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा स्पेसेस और अननेसेसरी एक्स्ट्रा ओवरहेड डेटाबेस के ऊपर मत डालो। समझ में आएगा? और कल को तुमको उसमें +91 वगैरह ऐड करना है तो फिर तुम वो भी ऐड नहीं कर पाओगे अगर इंटीजर। बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट नंबर इंटीजर लेते हैं, उसकी साइज 10 देते हैं, पता नहीं क्यों। तो मेरे को ऐसा तो करना नहीं है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अफजल का कॉन्टैक्ट नंबर बन जाएगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं, तो उसको इंटीजर लेके कोई मतलब नहीं है। तो कॉन्टैक्ट और कौन सा है और कुछ है क्या? बस। तो कस्टमर्स टेबल का नेम दूंगा मैं, एस लगाया यहाँ पे। उसके बाद क्या है? अकाउंट, CCID, वर्कर, अकाउंट नेम, अकाउंट नेम, नेम एज बैंक ऐसा लिखता हूँ। तो हाँ, बैंक नेम अलग हो गया। बैंक नेम मेरा विजय बैंक, ICICI बैंक, सिटी बैंक, वो नेम। और मैं बोल रहा हूँ कि नेम एज ए बैंक अकाउंट, मतलब जो तुम्हारा पासबुक पे जो नेम है वो नेम भी लगता है उसके अंदर। क्या? वैलिड वैलिड ट्रांसफर नहीं होता है, मेरे को मालूम है, मैं करता हूँ ना इसके लिए। तो ये लगेगा नहीं, ठीक है ना? कुछ भी लोगे आप, लिखेगा वो नाम तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। ओके, बैंक नेम और क्या रहेगा? और है कुछ? बस। ट्रांसफर, ट्रांसफर आईडी कौन सा है सर? कौन सा? हाँ, किसके लिए हो रहा है ट्रांजैक्शन? वो कस्टमर आईडी, अकाउंट आईडी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट, अमाउंट डेसिमल क्यों रहेगा? अमाउंट मेरे को पॉइंट वाली वैल्यू भी डालना पड़ सकता है, तो डेसिमल 18.2 का मतलब क्या हो गया कि ओवरऑल डिजिट 18 लेगा, जिसमें से 15 डिजिट जो होगा वो नहीं, 16 डिजिट जो होगा वो तुम्हारा स्केल होगा, और 2 डिजिट जो होगा वो तुम्हारा प्रेसिडेंस रहेगा, प्रिसीजन रहेगा। तो अमाउंट और है ट्रांजैक्शन किसके लिए हुआ, कौन से अकाउंट पे हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, बस यही ना।
ट्रांसफर्स। तो इतना टेबल बन गया। अब फटाक से हम लोग क्या करेंगे, मेरा विजुअल स्टूडियो में स्विच करेंगे। विजुअल स्टूडियो स्विच करने के बाद यहाँ पे मेरे को एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना रहेगा। तो प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, ये अभी मिटा दूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो प्रोजेक्ट कैसा रहेगा मेरा प्रोजेक्ट, पहले मेरे को बताओ सॉल्यूशन क्या है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। सॉल्यूशन क्या है जुनेद, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन वही आंसर मत दे देना। हाँ, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन प्रोजेक्ट जिसको मैं बोलूँगा, जिसमें क्या करूँगा मैं लॉजिकली रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को एक बंडल बनाऊंगा, तो सॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो मेरे को कौन कौन से प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना है यहाँ पे। तो एक प्रोजेक्ट तो मेरा होगा जिसमें सब मेरा डोमेन मॉडल्स होगा। तो एक प्रोजेक्ट का नेम मैं दूंगा डोमेन, ठीक है, डोमेन जिसमें डेटा मॉडल्स वगैरह होगा, सब चीज़ होगी। तो वो प्रोजेक्ट, हाँ, एक प्रोजेक्ट जो होगा मेरा क्या होगा, जिसमें मैं लॉजिक इंप्लीमेंट करूंगा, बिजनेस लॉजिक जिसमें इंप्लीमेंट करूंगा। तो वो प्रोजेक्ट का नाम मैं दूंगा बिजनेस सर्विस, ठीक है। थर्ड प्रोजेक्ट मेरा जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में मेरा वेब यूआई होगा, तो वो होगा मेरा वेब यूआई। तो ये प्रोजेक्ट कौन से टाइप का होगा, हर प्रोजेक्ट की टाइप होती है ना, राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट किया तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में से मेरे को कुछ सेलेक्ट करना रहता है। कभी मैं विंडोज एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ, कभी वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ, कभी क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट करता हूँ। तो ये तो प्रोजेक्ट जो होगा वो कौन से टाइप का होगा, क्लास लाइब्रेरी टाइप का होगा। और ये प्रोजेक्ट जो होगा ये मेरी वेब एप्लीकेशन होगी, किसकी, MVC4। समझ में आएगा। तो जो डोमेन मॉडल मैं बनाऊंगा वो डोमेन मॉडल को यूज करके मैं सर्विस लिखूंगा, और जो सर्विस के लिए जो फंक्शन बनाऊंगा ये दोनों को यूज करके मैं उसका वेब यूआई बनाऊंगा, मतलब उसका वेब पेज बना के जो भी मेरे को परफॉर्म करना है वो करूंगा। तो ये प्रोजेक्ट का रेफरेंस इसमें होगा, ठीक है, ये प्रोजेक्ट का रेफरेंस इसमें होगा और ये प्रोजेक्ट का रेफरेंस इसमें भी होगा, मतलब ये प्रोजेक्ट में ये दोनों यूज होगा और बिजनेस लेयर में इसका रेफरेंस होगा। तो ऐसा कुछ तो हम लोगों को बनाना रहेगा, ये बनाना तो बना देंगे। ये क्लास लाइब्रेरी है, CL लिखा हूँ मैं, और ये वेब प्रोजेक्ट है MVC4 का। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। तो मैं एक सॉल्यूशन ले लेता हूँ इसके लिए, ये पूरा सॉल्यूशन रहेगा मेरा। तो सॉल्यूशन का नेम मेरा रहेगा तो नॉर्मली हम लोग जब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो जाके हम लोग MVC4 एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। अब की बार हम लोग क्या क्रिएट करने वाले, ब्लैंक सॉल्यूशन। फिर वो सॉल्यूशन एक बार क्रिएट हो जाएगा तो उसमें राइट क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट 3 बार न्यू प्रोजेक्ट लूंगा। फर्स्ट 2 टाइम जो न्यू प्रोजेक्ट लूंगा डोमेन और बिजनेस लेयर, उसके लिए क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट करूंगा। लास्ट टाइम जो प्रोजेक्ट लूंगा उसके लिए MVC की एप्लीकेशन में क्रिएट करूंगा, बेसिक एप्लीकेशन MVC। क्यों करेंगे, मतलब डिवाइड होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी ये प्रोजेक्ट को लेके 4-5 रिसोर्स से काम करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि कोई एक बंदा से नबील है, मैंने उसको दे दिया कि तू सब मॉडल बनाएगा। मेरे पास 150 टेबल है डेटाबेस के लिए, बहुत बड़े ERP बना रहा हूँ मैं, 150 टेबल है। अब मैं उसको मॉडल बनाने का काम दे दिया तो वो एक क्लास लाइब्रेरी लेगा, सेपरेट मॉडल बना देगा, पूरा सेपरेट मॉडल को बना देगा। फिर उसका प्रोजेक्ट ला के मैं अपने सॉल्यूशन में डाल दूंगा, ठीक है। एक बंदे को मैं बोला कि 3 से 4 बंदे लोग को मैं सर्विस लेयर लिखने के लिए लगा दिया कि हाँ कि तुम लोग को लॉजिक लिखना है ये सब का। तो वो लोग अपना लॉजिक लिखेंगे, वो प्रोजेक्ट में लूंगा, अपने सॉल्यूशन में डाल दूंगा। एक बंदे को मैं UI के लिए लगा दिया, भाई मेरे को ऐसा UI चाहिए, देखो HTML आता है, देखो बूटस्ट्रैप आता है, देखो CSS आता है, देखो jQuery आता है, मेरे को ऐसा यूजर इंटरफेस बना के दे दे। ये सब अलग अलग बन जाएगा, एक सॉल्यूशन में आएगा, बाद में मैं इसको कोलैबोरेट कर लूंगा। अब मेरे को क्या करना है, खाली फंक्शन ही तो कॉल करना है, सर्विस लेयर का फंक्शन उसने लिखा है वो कॉल कर लूंगा, मॉडल उसने ऑलरेडी उसको बना कर दिया। तो ये सेपरेट मैं काम कर सकता हूँ। एक तो ये रीजन है। दूसरा जो रीजन है वो SOC, सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जो एक्चुअल में MVC डिजाइन पैटर्न हम लोग क्यों करते हैं, डिजाइन पैटर्न का यूज क्यों करते हैं हम लोग, ताकि कंपोनेंट को लूजली कपल बना सके। कल को ये सॉफ्टवेयर तो मुझे वेब में मजा नहीं आ रहा, मेरे को डेस्कटॉप में चाहिए, तो फिर से काम करना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, एक क्लास लाइब्रेरी एज इट इज रखूंगा, खाली ये प्रोजेक्ट की जगह पे विंडोज एप्लीकेशन डाल दूंगा, बाकी सब एज इट इज जैसा लॉजिक लिखा हुआ है वो चलेगा। ये क्लास लाइब्रेरी तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट है, मैं वो वेब में भी डाल सकता हूँ, डेस्कटॉप में भी डाल सकता हूँ।
समझ में आया ये मैं मतलब ये मैं स्टार्टिंग में तुम लोगों को शायद बताया था, तुमको याद नहीं है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न हम लोग क्यों। हाँ तो ये लूजली कपल तो हुआ ना, अभी अगर मैं यही चीज इसके अंदर डाल दूंगा तो लूजली कपल क्या हो, लिख सकता हूँ मैं क्लास लेकर उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि मेरे को कल को यूजेबिलिटी के लिए मैं जब थोड़ा बहुत डिजाइन पैटर्न के बारे में तुम लोगों को बताया था, तो डिजाइन पैटर्न के बारे में मैं बोला था कि एक चीज होती है डिजाइन गोल्स। डिजाइन गोल के अंदर होता है फिजियलिटी होता है, उसमें परफॉर्मेंस होता है, उसके अंदर तुम्हारा ये स्केलेबिलिटी होता है, बहुत सारी चीज डिजाइन गोल के अंदर आती है। तो वो डिजाइन गोल अचीव करने के लिए मेरे को कुछ तो प्रिंसिपल यूज करना पड़ता है, कुछ पैटर्न यूज करना पड़ता है, बराबर ना? कुछ तो मैं क्या याद नहीं, कुछ तो ऐसा बताया था, तो वो मेरे को अचीव करना था। एक पैटर्न रहता है, तो एक पैटर्न क्या है, 3 टायर आर्किटेक्चर वाला। तो 3 टायर आर्किटेक्चर के अंदर क्या हम लोग करते हैं कि बिजनेस लॉजिक अलग होना चाहिए, मेरा डोमेन स्पेसिफिक मॉडल अलग होना चाहिए, और मेरा वेब यूआई अलग होना चाहिए। कल को सामने वाला बोला कि नहीं मेरे को विंडोज में चाहिए, तो मेरे को क्या करना है, सिर्फ विंडोज का एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करके सेम चीज फंक्शनैलिटी यूज करना है। तो मेरे को एक्स्ट्रा क्या काम करना पड़ेगा, खाली जो यहाँ पे वेब यूआई बना हुआ है उसको डेस्कटॉप में फिर से डिजाइन करना पड़ेगा, उसके क्लिक इवेंट पे वही बिजनेस लेयर का फंक्शन कॉल होगा जो पहले होता था। तो मेरे को लॉजिक फिर से ना लिखने की जरूरत है ना सोचने की जरूरत है। मेरे को मालूम है कि वेब में मेरा लॉजिक सही चल रहा था तो डेस्कटॉप में भी सही चला, कोड तो वही है, मेरे को मालूम है ना, कोड तो वही है, बाहर यूजर को कुछ भी दिखे लेकिन बटन पे क्लिक होने के बाद तो वही फंक्शन कॉल होता है जो होता था। और वो एक मेल नहीं सेंड हो रहा था, वो इसके लिए नहीं हो रहा था क्योंकि गूगल का आज ही मतलब वो सॉल्व हुआ। गूगल का एक वो होता है, सेटिंग होती है मेल अकाउंट में जाके, वहाँ पे जाके तुमको लेस सिक्योर एप्लीकेशन को अलाउ ऑन करना पड़ता है। जब उसको तुम ऑन करते हो ना उसके बाद वो दूसरी एप्लीकेशन से तुम्हारी ईमेल आईडी से मेल सेंड कर देता है, तो मेल सेंड करने देता नहीं है। तो बहुत हैरान हुआ उसको लेके, लेकिन फाइनली हो गया। एलएमएस जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है उसके अंदर भी मेल नहीं सेंड हो रहा था मेरा, तो मेरी ईमेल आईडी के अंदर वो प्रॉब्लम था, मतलब मेरी ईमेल आईडी में वो नो था, तो कोई भी एप्लीकेशन से वो डायरेक्ट उसको रिव्यू करने बोलता था कि तुम्हारी आईडी कहीं और एक्सेस हो रही है, ये वो मेरे को मेल आने लगता था जब भी मैं मेल सेंड करता था। तो अगर ऐसा कभी इश्यू तुमको मिलेगा तो उससे रिलेटेड मेरे पास है शायद वो यूआरएल, तो बाद में बता दूँगा। तो वो भी मतलब वो भी अच्छा था इशू, इसके भी आधा दिन चला गया मेरा वो, लेकिन फाइनली हो गया। कुछ कोड जो एज इट इज़ था वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, तुमको आया खाली अपने जीमेल में सेटिंग करके उसको सेव कर दो, फिर से मेल सेंड करोगे, सेंड होने लगेगा। तो ये समझा। तो मेरे को क्या करना है, ब्लैंक सॉल्यूशन लेना है। तो ब्लैंक सॉल्यूशन लेने के लिए मैं क्या करूँगा, ब्लैंक सॉल्यूशन लेने के लिए मैं यहाँ पे आया फाइल न्यू विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स इधर अदर में आ गए। तो ये कहाँ पे विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन, तो विजुअल स्टूडियो सॉल्यूशन सेलेक्ट किया, ब्लैंक सॉल्यूशन, ब्लैंक सॉल्यूशन में यहाँ पे मेरे को सॉल्यूशन का नेम देना है। तो सॉल्यूशन का नेम मैं दे दिया मनी ट्रांसफर, ठीक है। एप्लीकेशन को मेरे को कहाँ पे सेव करना है, वही सेव करता डी में ASP.NET एप्लीकेशंस के अंदर मनी ट्रांसफर करके फोल्डर है, फोल्डर बनेगा, तो वहाँ पे मुझको सेव करना है। तो ब्लैंक सॉल्यूशन लेके एम्प्टी सॉल्यूशन से क्रिएट करेगा, कोई प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट होगा। तो ये ब्लैंक सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। विजुअल स्टूडियो में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। अब इसके अंदर 1 बाय 1 3 प्रोजेक्ट मेरे को ऐड करना है। तो राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में जाके पहला मेरा क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लेना रहेगा। तो क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ये हो गया क्लास लाइब्रेरी। तो ये प्रोजेक्ट का नेम मैंने दे दिया डोमेन, ठीक है। तो डोमेन मॉडल करके मैंने उसका नेम दे दिया और ओके कर दिया। तो ये क्लास एक क्रिएट हो गया, कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। तो ये पहला प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया।
राइट क्लिक करके ऐड न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस सर्विस। अभी तो सिर्फ आर्किटेक्चर बना रहा हूँ मैं, अभी एमवीसी का प्रोजेक्ट पे मैं आया ही नहीं। ठीक है, तो इसकी भी क्लास फाइल डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, ASP.NET MVC4 एप्लीकेशन, तो ये मेरा रहेगा वेब यूआई, राइट। तो ये वेब यूआई MVC एप्लीकेशन। ओके, बेसिक एप्लीकेशन सेलेक्ट करूंगा मैं यहाँ से, या फिर इंटरनेट एप्लीकेशन सेलेक्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी बनी हुई आ जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ बेसिक लूँ कि इंटरनेट एप्लीकेशन लूँ, कौन सी बेसिक ले लेता जाने तो, इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है एक्चुअली। ठीक है, बेसिक एप्लीकेशन। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये तीन प्रोजेक्ट सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में शो कर रहा है। तो ये तीनों के नेम में देखो, ये जो डोमेन मॉडल है ये बोल्ड है, ऐसा समझ में आ रहा है क्या? क्यों, क्या है इसका मतलब? सेलेक्टेड का, सेलेक्टेड तो वेब यूआई है। रन करूंगा तो फर्स्ट प्रोजेक्ट डोमेन मॉडल रन होगा। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट रन कौन सा होना चाहिए? मेरा एमवीसी का प्रोजेक्ट रन होना चाहिए। वो रन होने के बाद फिर वो दोनों को कॉल करना चाहिए। तो मेरा स्टार्टअप प्रोजेक्ट सेट करना है। तो स्टार्टअप प्रोजेक्ट सेट करने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओ, या फिर डायरेक्ट भी राइट क्लिक करके सेट एज स्टार्टअप कर सकते हो तुम। लेकिन तो यहाँ से ये सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट डोमेन मॉडल है, तो मेरे को कौन सा रखना है? अप्लाई करके ओके कर दिया। तो अभी ये वेब यूआई जो है बोल्ड हो गया। तो ये प्रोजेक्ट मेरा जो इनिशियल पॉइंट रहेगा यहाँ से रन होगा। ये प्रोजेक्ट में ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट फोल्डर जो रहता है वो डिसाइड करता है कि पहले कौन सा कंट्रोलर कॉल होना चाहिए। ये ऑलरेडी बताया था, हम लोग सेट करते हैं। तो ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट फोल्डर जो है वो डिसाइड करेगा कौन सा रन होना चाहिए। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट करेंगे। तो मॉडल्स क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट मेरे को क्लासेस ऐड करना रहेगा। तो मॉडल क्रिएट, मैं फटाफट कोड कर रहा हूँ। मॉडल मेरे ख्याल से क्रिएट करने सबको आता ही होगा। डेटाबेस को मैप करने वाली क्लास है, तो एक क्लास लेंगे सेम नाम के गेटर एंड सेटर, ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तो पहले मॉडल मेरे को बनाना है यूज़र का। तो यूज़र का मॉडल बनाया मैं। यूज़र का मॉडल बनाने के लिए राइट क्लिक किया, ऐड क्लास यूजर्स, बन गया मॉडल। तो एक मॉडल रेडी हो गया मेरा। समझा ये क्या था? उसको मैप करने वाली क्लास थी, सिंपल एकदम।
स्ट्रिंग ही है ना। कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? कुछ गलत कॉपी हो गया क्या? मैं उसको कट कर दूंगा। कॉपी क्यों नहीं हो रहा है ये? हाँ ये भी सही। अभी ठीक है ना? सब तो स्ट्रिंग ही था। इसमें भी सब स्ट्रिंग है। तो ये बन गया मेरा मॉडल। एक बचा है, मुझे लगा खत्म। ये समझ रहे हैं ना क्या कर रहा हूँ? एकदम सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, खाली कॉपी पेस्ट का कमाल है। इसमें अलग अलग डेटा टाइप है ना। ये क्या है? डेट टाइम है। और ये डेसिमल। तो देखो ऑटो इम्प्लीमेंटेशन कितना काम आता है। अगर ये अभी ऑटो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता और मेरे को गेटर एंड सेटर का पार्ट लिखना पड़ता, रिटर्न करना पड़ता, तो मैं मॉडल बनाने में वो कम से कम अभी आधा घंटा और लगता ये सब का मॉडल बनाने। भले मैं कॉपी पेस्ट करता कि मैं सब प्राइवेट वेरिएबल का नाम भी चेंज करना पड़ता, फिर जो रिटर्न कर रहा है वो एक एक प्रॉपर्टी का नाम चेंज करना पड़ता। तो ऑटो इम्प्लीमेंटेशन से मेरे को बहुत सारा फायदा हो जाता है। तो इसके लिए मैं बोला कि 90% जब हम लोग यूज़ करते हैं तो ऑटो इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हैं। अगर 100 प्रॉपर्टीज है उसमें से 2 या 3 प्रॉपर्टी को ही हम लोग कस्टम प्रॉपर्टी बनाते हैं, मतलब कुछ रिटर्न करना है मेरे को, वो भी बाद में हम लोग बनाते हैं। इनिशियली तो हम लोग नॉर्मल मॉडल लेते हैं, बाद में मेरे को ऐसा रियलाइज होता है कि हाँ अरे यार मैं डेट टाइम लिया हूँ तो मेरे को एज नाम की प्रॉपर्टी की ज़रूरत सॉफ्टवेयर के अंदर पड़ रही है। तो बाद में मैं उसको क्या करता हूँ, जाके एक कस्टम प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता हूँ जिसमें ऑटो इम्प्लीमेंटेशन यूज़ नहीं करता हूँ मैं। तो ये समझा मॉडल। तो हर एक मॉडल के लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर्विस लिखना पड़ेगा। तो इनिशियली मैं एक सर्विस से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे पता है? सबसे पहले हम लोग
यूज़र क्रिएट करते, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज़र का और फिर उसका लॉगिन। तो यूज़र के लिए मेरे को सर्विस लिखना है, तो यूज़र के लिए सर्विस लिखना है तो मैं कन्वेंशन क्या यूज़ करूँगा, जो भी मॉडल का नेम है वो मॉडल के नेम के आगे सर्विस लगा के उसके एक क्लास ऐड करूँगा। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, जो एक फोल्डर रहेगा कॉमन्स। कॉमन में क्या रहेगा, मैं कॉमन कनेक्शन वगैरह का डेटाबेस से कनेक्टिविटी का कोड जो रहेगा वो लिखूँगा। एक फोल्डर हम लोग बनाएंगे EF एंटिटी फ्रेमवर्क का, एंटिटी फ्रेमवर्क का जो कोड रहेगा हम लोग वो फोल्डर के अंदर डालेंगे। और एक जो फोल्डर होगा मेरा क्या होगा, सर्विसेज का, या नहीं, एक सर्विसेज को हम लोग बाहर ही पुट कर देंगे। तो फोल्डर्स कैसा क्रिएट करना है मेरे को, एक फोल्डर मेरा क्या होगा कॉमन, एक फोल्डर मेरा सर्विसेज के अंदर होगा EF मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे को सर्विसेज ऐड करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, क्लास, तो यूजर्स सर्विस करके क्लास है। अब ये यूज़र सर्विस क्लास के लिए मेरे को क्या करना रहेगा, यूज़र सर्विस क्लास में कौन कौन से फंक्शंस है वो मेरे को स्पेसिफाई करना रहेगा। तो मेरे पास दो अप्रोच है यहाँ पे, एक इसको लूजली कपल बनाने के लिए मैं इंटरफेस यूज़ कर सकता हूँ, और डायरेक्ट यूज़र सर्विस के अंदर मैं डायरेक्ट फंक्शन क्रिएट करना चालू कर दूँ। तो कौन सी अप्रोच यूज़ करूँ, इंटरफेस वाली, विदाउट इंटरफेस? तो इसके लिए मैं इंटरफेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो यूज़र सर्विस है, तो यूज़र सर्विस इंटरफेस, आई यूज़र सर्विस करके एक इंटरफेस होगा। तो आई यूज़र सर्विस इंटरफेस के लिए मैं एक फोल्डर ले लेता हूँ जिसमें सब इंटरफेस ही होगा। इंटरफेसेस, ऐड न्यू आइटम, इंटरफेस, आई यूज़र सर्विस। अब ये इंटरफेस के अंदर कितने फंक्शंस मेरे को लेना है वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा। अब देखो, कोई भी एंटिटी तुम लिखोगे तो कोई भी एंटिटी के लिए क्रॉड ऑपरेशन ही होगा, या तो वो एंटिटी क्रिएट होगी, या तो वो एंटिटी डिलीट होगी, या तो वो एंटिटी ऑल गेट ऑल होगा, मतलब ऑल यूजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या तो गेट बाय आईडी, मतलब एक बेस्ड ऑन एक पर्टिकुलर आईडी वो उसको मैं गेट करूंगा एक स्पेसिफिक आईडी से। तो इतने फंक्शंस बनने वाले, तो वो सब फंक्शन क्रिएट करूँगा। जब मैं क्रिएट करूंगा तो मेरे को रिटर्न कुछ नहीं आएगा, जो जाके सेव हो जाएगा, कुछ नहीं आने वाला। लेकिन जब मैं अपडेट करूंगा तो मेरे को इंटीजर वैल्यू रिटर्न आएगी। अपडेट के टाइम पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, या अपडेट में भी मैं ऐसे रखता हूँ, अपडेट भी वॉइड रहेगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा। अपडेट डिलीट भी कुछ रिटर्न नहीं करेगा, डिलीट कर देगा डायरेक्ट जाके। लेकिन गेट ऑल क्या करेगा, लिस्ट ऑफ यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और गेट बाय आईडी क्या रिटर्न करेगा, एक यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मेरे को उसके लिए फंक्शन बनाना रहेगा। तो पहले मैं ले लिया वॉइड क्रिएट। जब मैं क्रिएट करने जाऊंगा तो इसके पैरामीटर में क्या पास करूंगा, यूजर क्रिएट होगा तो यूजर का नेम जाना चाहिए, उसका पासवर्ड जाना चाहिए, उसका ईमेल आईडी और जो भी अटैच्ड है वो हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पे जाना चाहिए, जितनी एंट्री। हाँ, तो उसको उसके लिए मैं क्या करूँगा, खूब ज़्यादा पैरामीटर क्रिएट करूँगा। क्या करूँगा उसके लिए, मैं कोडिंग गाइडलाइंस का क्या बोल रहा था कि 3 और 4 से ज़्यादा पैरामीटर नहीं होना चाहिए एक फंक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, उसको एक ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुलेट करता हूँ। तो वो ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, यूजर्स। यही है ना, मॉडल बनाया ना हम लोग। तो ये मेरी एंटिटी है। तो यूजर्स कंट्रोल डॉट किया, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, कौन बताएगा? डिपेंडेंसी रेफरेंसिंग नहीं है, क्योंकि मैं अभी कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, बिजनेस सर्विस। और डोमेन मॉडल यूजर क्लास कहाँ पे क्रिएट है, डोमेन मॉडल में। तो इसका रेफरेंस इसमें डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका रेफरेंस अतिक समझा। तो राइट क्लिक करूंगा मैं, राइट क्लिक करके ऐड रेफरेंस, ऐड रेफरेंस में सॉल्यूशन पे क्लिक किया मैं, मेरे सॉल्यूशन में ही है। तो मेरे सॉल्यूशन में 2 रेफरेंस है। तो अभी मेरे को किसकी ज़रूरत है इसके अंदर, अब यहाँ पे आया, कंट्रोल डॉट किया, आ गया यूजिंग डोमेन मॉडल।
तो यूज़र क्लास उसको मिल गई। तो यूज़र के अंदर सब है ना, यूज़र के अंदर उसका नेम है, उसकी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, उसका पासवर्ड है, सब चीज़ है, लास्ट लॉगिन डेट है, हर चीज़ उसको इसके अंदर जाएगी, यहाँ से जाके डेटाबेस में चली जाएगी। तो फिलहाल तो मेरे को इंटरफेस है तो मैं उसकी डेफिनेशन तो लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सेमीकोलन लगा दिया मैं। उसके बाद क्या करना रहेगा, वॉइड अपडेट। अपडेट में भी क्या होगा, एंटिटी जाएगी, ठीक है, डिलीट, ऐसा कुछ होगा। अब मेन फंडा है गेट ऑल का। जब मैं गेट ऑल करूंगा या मैं गेट बाय आईडी करूंगा तो क्या रिटर्न होगा, गेट बाय आईडी करूंगा तो रिटर्न क्या होगा, यूजर का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं लिखा गेट बाय आईडी, तो गेट बाय आईडी में स्ट्रिंग फॉर्म में आईडी पास करूंगा मैं, क्योंकि मेरी आईडी जीयू आईडी है तो वो स्ट्रिंग होगी। तो जो आईडी में स्ट्रिंग फॉर्म में पास करूंगा वो ऑब्जेक्ट को निकाल के दे देगा, लेकिन एक ही यूजर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा गेट बाय आईडी। तो जब मैं गेट बाय आईडी लिखूंगा, गेट बाय आईडी फंक्शन में लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं कुछ पास नहीं, सॉरी, गेट ऑल लिखूंगा तो मैं कुछ पास नहीं करूंगा, ऑल यूजर मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न करूंगा, आई एनुमरेबल ऑफ, समझ में आया। तो ये फंक्शन, ये ऐसा कुछ तो एंटिटी बनेगी, तो ये हर एक के लिए होगा। अब मेरे को क्रिएट करना है, उसमें गेट ऑल करना है, तो हर एक के लिए मेरे को कोड करना पड़ेगा। तो उससे हाँ ठीक है। तो ये सब का इम्प्लीमेंटेशन मेरे को कहाँ पे करना पड़ेगा, जहाँ पर ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट होगा। तो ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट यहाँ पे करता हूँ मैं, तो इसके आगे कोलन डाल के लिख दिया वो इंटरफेस का नेम, कोलन इंटरफेस का नेम लिख दिया, बता दिया भाई इधर पे है वो इंटरफेस। समझ में आएगा। तो सीधा ये एरर देना चालू कर दिया, ये देखो कंट्रोल शिफ्ट भी किया मैं, 5 एरर दिया, 5 फंक्शन है ना, 5 एरर दिया। क्या दे रहा है, यूजर सर्विस डज नॉट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस मेंबर, कौन सा मेंबर, गेट ऑल। फिर ये कौन सा मेंबर, गेट बाय आईडी, डिलीट, अपडेट और क्रिएट। समझा। तो मेरे को लिखना पड़ेगा उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे, क्योंकि जो भी क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उसके इंटरफेस के ऑल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन वो क्लास को लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये क्लास इंप्लीमेंट करे, यूजर सर्विस क्लास जो है वो आई यूजर सर्विस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे, तो आई यूजर सर्विस के अंदर जितने फंक्शंस है उसका इंप्लीमेंटेशन मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो उसका इंप्लीमेंटेशन लिखूंगा मैं। तो मेरे पास विजुअल स्टूडियो, तो मैं क्यों लिखूंगा, कंट्रोल डॉट किया, इम्प्लीमेंट आई यूजर सर्विस इंटरफेस। समझ में आएगा। तो पूरा कोड लिखा हुआ आ गया। अब मेरे को जो जो इम्प्लीमेंट करना है ये कट करके इम्प्लीमेंटेशन उसका लिखते चले जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं गेट ऑल का इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। तो गेट ऑल का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मेरे को अभी गेट ऑल लगने वाला है, तो गेट ऑल का इम्प्लीमेंटेशन यानी क्रिएट का इम्प्लीमेंटेशन कर देता हूँ। तो क्रिएट का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस से कनेक्शन करना पड़ेगा, ये करना, डेटा लेना पड़ेगा, क्वेरी लिखना पड़ेगा। तो ये सब मैं चाहता नहीं हो। मैं क्या चाहता हूँ, मैं एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करूँ। तो मेरे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी हो गई अब एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क है क्या, किसको पता है एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? तुम लोगों को तो पता होना चाहिए। तो फिर भी बोल मतलब कौन बोल सकता है, पता तो होगा। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है? हाँ, एंटिटी फ्रेमवर्क क्या है, ORM टूल है। ORM मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल। तो देखो पहले कैसा होता था, हम लोग जब डेटाबेस से कनेक्शन में को करना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि खुद से कनेक्शन का कोड लिखते थे, कनेक्शन को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, कनेक्शन स्ट्रिंग बताते थे, कनेक्शन ओपन करते थे, एक SQL की क्वेरी लिखते थे, उसको एग्जीक्यूशन के लिए डेटाबेस के पास भेजते थे। फिर रिजल्ट आता था, तो रिजल्ट जो आता था वो रिलेशनल फॉर्म में आता था, मतलब टेबल आएगा ना, रिलेशनल फॉर्म में आएगा। तो फिर उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग कन्वर्ट करते थे, एक एक प्रॉपर्टी को असाइन करते थे एक एक वैल्यू के अंदर। तो उसमें लगता था बहुत टाइम। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला कि ये हर प्रोजेक्ट में तो ये चीज़ लगती ही थी जब भी डेटाबेस को कॉल करना रहता था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, एक टूल बना दिया जो 2 मैकेनिज्म को मैप करता है। एक मैकेनिज्म तुम्हारा रिलेशनल डेटाबेस है और एक मैकेनिज्म तुम्हारा रिलेशनल DB। एक मैकेनिज्म तुम्हारा
एप्लीकेशन है। तो वो क्या करता है कि वो तुमको बोलता था कि एक कन्वेंशन फॉलो करो। कैसा कन्वेंशन फॉलो करो? जो भी तुम मॉडल बनाने वाले हो वो मॉडल को एज इट इज डेटाबेस के जैसा बना लो और बता दो कि तुम्हारा डेटाबेस कहाँ पे है, बाकी सब मैं कर लूंगा। इतना ही उसको बताना रहता है। एक कॉन्टेक्स्ट बताओ, कॉन्टेक्स्ट मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग बताओ कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, और बता दो कि कौन सा मॉडल कौन से डेटाबेस को मैप होना चाहिए। अभी मैं मॉडल बनाया हूँ यूजर नाम का, डेटाबेस में भी है यूजर्स करके टेबल, लेकिन उसको कैसे पता चलेगा कि दोनों को मैप करना है? तो मैं क्या करूँगा, बीच में एक मीडिएटर लगा दूंगा। वो मीडिएटर का नाम EF है, एंटिटी फ्रेमवर्क है। तो करंटली एंटिटी फ्रेमवर्क का जो वर्जन चल रहा है वो 6 है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में बहुत सारे अप्रोचेस है कोड करने के। तो कौन कौन सा अप्रोच है? एक है तुम्हारा, एक अप्रोच का नाम है कोड फर्स्ट, दूसरे अप्रोच का नाम है मॉडल फर्स्ट, और एक है डिजाइन फर्स्ट। ये अप्रोच कैसी है कि तुम क्या करो, कोड लिख डालो। कोड मतलब मेरा मॉडल, यानी डेटाबेस ये, हाँ मेरा मॉडल। तुम मॉडल का कोड लिख लो, बता दो ये मॉडल है, वो मॉडल के हिसाब से वो ऑटोमेटिक डेटाबेस में टेबल बना देगा। ये एक अप्रोच है, बहुत एडवांस है। ये सीरियसली ऐसा होता है, मॉडल बना दिया, बता दिया ये मॉडल है, वो क्रिएट खुद ही टेबल क्रिएट कर देता है। मेरे को मैं जाकर भी किया ना मैनुअली टेबल, तो टेबल क्रिएट भी नहीं करना पड़ा EF में मेरे को। दूसरे में मॉडल फर्स्ट, मॉडल फर्स्ट में डिजाइनर में जाके मॉडल बना लो तुम, और उसको नहीं सॉरी डेटाबेस बना लो जाके, और बता दो कि ये डेटाबेस है, तो ऑटोमेटिक वो मॉडल बना देगा तुम्हारे लिए। एक में तुम्हारा क्या रहेगा, तुम डिजाइनर में जाके मॉडल डिजाइन कर लो। EDMX फाइल होती है इसके अंदर एक, तो EDMX फाइल के अंदर तुम जाके मॉडल बना लो और वहाँ पे राइट क्लिक करो, जनरेट डेटाबेस कर दो, डेटाबेस बन जाएगा, जनरेट मॉडल कर दो, मॉडल बन जाएगा। तो पहले डिजाइन बना लो। डिजाइन मतलब जैसा मैंने बनाया ना डिजाइन, ये एंटिटी इसमें जाएगी, एंटिटी उसमें जाएगी, वैसा डिजाइन ER डायग्राम वो बना लो, उससे वो दोनों बना के दे देगा तुमको। उसी के बेस पे तो बनाया मैंने। वो एंटिटी को देख कर ही मैं डेटाबेस का टेबल बनाया, डेटाबेस के टेबल को देख के ही मैं मॉडल बनाया। तो वो बोला कि तुम सिर्फ मेरे को डिजाइन बता दो, बाकी सब मैं कर लूंगा। तो वो डिजाइन जो बताते हैं हम लोग, वो किसके फॉर्म में बनाना रहेगा, EDMX फाइल के अंदर। EDMX करके एक फाइल होती है, उसमें बताते वो डिजाइन बनाने का, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंटिटी बता देने का, रिलेशन बता देने का, किसकी की कहाँ पे रहेगी ये बता देने का, राइट क्लिक करने का, जनरेट डेटाबेस करने का, डेटाबेस बन जाएगा, राइट क्लिक करके जनरेट मॉडल करने का, मॉडल बन जाएगा। सिंपल कुछ करने की। लेकिन हम लोग वो अप्रोच इसके लिए नहीं यूज़ करते। अगर मैं वो अप्रोच यूज़ करूँगा तुमको कभी कोड करने नहीं आएगा, तुमको पता ही चलेगा डेटाबेस कैसे बनता है, क्या होता है, तुमको ये नहीं पता चलेगा मॉडल कैसे बनता है। इसका मैनुअल मॉडल इसके लिए मैं क्रिएट किया, समझ में आ रहा है? तो हम लोग जो अप्रोच यूज़ करते हैं वो कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं। तो कोड फर्स्ट अप्रोच में कैसा होता है कि मॉडल बना रहेगा, वो मॉडल को लेगा, डेटाबेस के पास जाएगा, अगर वो नाम का टेबल मिल गया तो यूज़ कर लेगा, नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा तो क्रिएट कर डालेगा। अभी अपने अप्रोच में क्या होगा, उसको टेबल मिलेगा तो उसको यूज़ करेगा। तो हम लोग जो अप्रोच यूज़ करेंगे वो कौन सी अप्रोच है, कोड फर्स्ट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम लोग जो अप्रोच यूज़ करने वाले हैं वो कोड फर्स्ट अप्रोच है। कोड फर्स्ट अप्रोच के अंदर तो एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ कैसे करते हैं? एंटिटी फ्रेमवर्क को सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे हम लोग jQuery वगैरह को इंस्टॉल करते हैं, राइट क्लिक किया, न्यूगेट में गया, jQuery लिखा, बूटस्ट्रैप लिखा, ये सबको इंस्टॉल करते हैं ना हम लोग न्यूगेट। तो एंटिटी फ्रेमवर्क को भी हम लोग को वहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक नेम स्पेस बनता है system.component-model। एंटिटी फ्रेमवर्क का बेस नेम स्पेस क्या है, system.component-model। कंपोनेंट मॉडल नेम स्पेस तुमको मिलेगा। वो नेम स्पेस के अंदर एक क्लास रहेगी जिसका नाम रहेगा कॉन्टेक्स्ट क्लास। जिसका नेम क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट क्लास। कॉन्टेक्स्ट क्लास एक्चुअली हार्ट ऑफ EF है, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क का जो पूरा हार्ट है, जो पूरा दिल, पूरा काम जो होता है वो कॉन्टेक्स्ट क्लास से ही होता है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या बताती है, कॉन्टेक्स्ट क्लास दोनों मैकेनिज्म का मीडिएटर का काम करती है। तो इसमें जाके मेरे को अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहता है। अब देखो ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड है, ऑलरेडी कंपाइल्ड कोड में मेरे को कुछ छेड़खानी करना है, तो मेरे पास दो तरीका है, या तो मैं एक्सटेंशन मेथड यूज़ करूँ, या तो मैं क्या यूज़ करूँ, उसको इनहेरिट करके अपनी एक नई क्लास बना के कुछ उसमें ओवरराइड करूँ फंक्शंस वगैरह। यही दो तरीके से कर सकता हूँ मैं। अगर मैं तुमको कोड कंपाइल करके दिया हो तो तुम एक्सटेंशन मेथड से उसमें कोड ऐड कर सकते हो। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, उसको इनहेरिट करोगे। जैसे मैंने कैलकुलेटर करके क्लास बना के दी, उसमें 4 फंक्शन है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तुम चाहते हो उसके अंदर एक और फंक्शन ऐड हो जाए तो तुम क्या बनाओगे, माई कैलसी और एक्सटेंड कर लोगे उसको।
या फिर दूसरी क्लास बना के एक्सटेंशन मेथड लिख लोगे, दोनों तरीके से होता है काम। मेरी बात समझिए मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना एक कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाएंगे, उसकी कॉन्टेक्स्ट को यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कॉन्टेक्स्ट को ये नहीं पता है कि मेरा डेटाबेस कहाँ है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट को, उसके कॉन्टेक्स्ट की जितनी फंक्शनैलिटी है वो सब ले लिया। एक्स्ट्रा चीज क्या है, मेरे को मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग उसको बताना है कि मेरा डेटाबेस यहाँ पे है तो यहाँ से उठा ले, और मेरी एंटिटीज में ये टेबल इससे मैप होगा, ये टेबल इससे मैप होगा, ये मेरे को बताना है। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेरे को एक क्लास क्रिएट करने का पड़ेगा बेसिकली इसके लिए। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे क्या रहेगा कि मेरे को इंस्टॉल करना है एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना, तो पहले सोचो एंटिटी फ्रेमवर्क कहाँ पे यूज होगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट में। सबसे पहले मेरे को एंटिटी फ्रेमवर्क का कोड बिजनेस सर्विस में लगेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल बिजनेस सर्विस में ही लिखता हूँ, आगे लगेगा मेरे को मॉडल में भी वो यूज़ करना पड़ता है की वगैरह के लिए और बहुत सारी चीज़ के लिए। तो जब लगेगा तो मैं जब बताऊंगा। अभी फिलहाल कहाँ लगने वाला है मेरे को, बिजनेस सर्विस में। तो बिजनेस सर्विस पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके मैनेज न्यू गेट पैकेजेस, ऑलरेडी इंस्टॉल होगा एंटिटी फ्रेमवर्क इसमें, ये देखो इधर। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन है, ये 6.1। तो रिसेंट वर्जन अभी EF6 चल रहा है, लेकिन कंपनीज वगैरह में EF5 का काम होता है। समझ में आया, क्योंकि प्रोजेक्ट्स पुराने रहते हैं ऑलरेडी। जब डॉक्यूमेंटेशन बनता है तो जब वो लोग लिख देते हैं तो 90% लोग ऑन पेपर बोलते हैं कि EF5 है, लेकिन जब यूज़ करने के लिए आता है तो न्यूगेट से अपडेट करके 6 करते हो, लोग खुद ही नहीं मालूम मेरा 6 हो गया। तो बोलने के लिए 5 है, जब तुम जॉब के लिए कहीं जाओगे तो तुम ये बोलोगे कि मैं EF5 पे काम कर रहा हूँ, एंटिटी फ्रेमवर्क 5 पे। और 6 भी बोलोगे, तुम्हारी आते हैं तो 6 भी आ जाएगा। जब 6 भी बोलोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो एंटिटी फ्रेमवर्क 6 में इंस्टॉल कर दिया। तो कुछ नेम स्पेस डालेगा वो उसके लिए, थोड़ी देर में छुट्टी दे दो, टाइम कम है क्या, ठीक है फिर तुम मैं। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क का मॉडल यहाँ पे आ गया, देखो एंटिटी फ्रेमवर्क का रेफरेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क अभी एंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पे सर्विसेज में ऐड हो गया, और एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर वो भी ऐड हो गया। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में पैकेज कौन कौन सा है, तो इस पर राइट क्लिक करो, व्यू इन ऑब्जेक्ट ब्राउजर। तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर ओपन होगा और उसमें पैकेज कौन कौन सा है मेरे को पता चल जाएगा। तो इतने पैकेजेस हैं एंटिटी फ्रेमवर्क में जो तुमको सामने दिख रहा है। तो कौन देखो, पहला पैकेज वो है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल, सबसे ये मेन पैकेज है एंटिटी फ्रेमवर्क का। सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल और सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, ये दो पैकेज हम लोग को एक्चुअल में यूज़ करना रहता है। बाकी सब तो कोर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है पैकेजेस, जो वो भी यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेकिन ये पैकेज मेरे को पता होना चाहिए। सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल पैकेज एक्चुअली मेरे को पता होना चाहिए कोड करने के लिए। तो सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल पैकेज इसके अंदर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एंटिटी फ्रेमवर्क का जो फोल्डर बनाया वहाँ पे जाके अपनी कॉन्टेक्स्ट क्लास क्रिएट करूँगा। तो मेरे को क्या करना है, एक क्लास क्रिएट करना है, उसको कॉन्टेक्स्ट क्लास से इनहेरिट करवाना है। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ऐड न्यू क्लास। तो यहाँ पे मैंने दे दिया EF कॉन्टेक्स्ट, उसकी क्लास का नाम क्या है, कॉन्टेक्स्ट। मैंने अपनी क्लास का नाम क्या ले लिया, EF कॉन्टेक्स्ट। और इसको इनहेरिट कर दिया किससे, कॉन्टेक्स्ट। तो पैकेज नहीं है तो कंट्रोल डॉट किया तो देखो आया, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट रिमोटिंग। कुछ गलत है क्या, गलत है DB कॉन्टेक्स्ट। हाँ अभी सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, ऐसा कॉन्टेक्स्ट लिखा हो, कहीं वो रिमोटिंग सर्विस जो बनती है उसका कॉन्टेक्स्ट डाल रहा था। तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, यही चाहिए मुझको, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो ये DB कॉन्टेक्स्ट क्लास ये मेरा, ये अभी ये नेम स्पेस कहाँ से आया, ये नेम स्पेस अभी बताया ना तुमको कहाँ से आया, ये एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के बाद है। अगर ये नेम स्पेस तुमको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब तुम्हारा एंटिटी फ्रेमवर्क प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। अगर ये नेम स्पेस नहीं मिल रहा है, क्लास में कोई प्रॉब्लम है, तो समझ लो कि एंटिटी फ्रेमवर्क तुम्हारा जो है प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ है। अब मेरे को क्या करना है, अब एंटिटी फ्रेमवर्क को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम क्या है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि एक कन्वेंशन बनाओ, जो तुम्हारी क्लास का नेम होगा ना
वही नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट करो। तो तुम्हारे क्लास के नेम की कनेक्शन स्ट्रिंग मैं खुद से सर्च करके उठा लूँगा। समझ में आया? तो मेरी क्लास का नेम क्या है? EF कॉन्टेक्स्ट। तो ये नाम की कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे को यहाँ पर मेरे वेब UI में बनाना पड़ेगा। तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कैसे बनाते हैं? web.config में आया मैं, पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। पहले इसको मैं कॉपी कर लिया, कॉपी, हाँ। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का सेक्शन है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग सेक्शन के अंदर देखो एक डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी ऐड है। तो मुझको एक न्यू ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा? ऐड नेम इक्वल्स जो मेरी क्लास का नेम है वो। अब इसमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग मैं लिखूंगा एक्चुअल में, तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग यूज होने वाली है मेरे कोड के अंदर। तो मेरे को कनेक्शन स्ट्रिंग मेरा SQL सर्वर को टारगेट करने के लिए बनाना है। तो उसको कैसे बनाओगे तुम? व्यू में आओगे, व्यू में आके सर्वर एक्सप्लोरर ओपन करोगे, इधर सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है। तो सर्वर एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करोगे, ऐड कनेक्शन में SQL सर्वर का नेम लिखोगे। SQL सर्वर का नेम कहाँ से मिलेगा तुमको? यहाँ से। उसके बाद SQL सर्वर का नेम लिखने के बाद जो अपना डेटाबेस है यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे लिस्ट में से। तो मेरा डेटाबेस का नेम क्या है? टेस्ट कर दो, सक्सीड, ओके ओके। ठीक है। तो ये कनेक्शन बन गया। अब इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाओगे तो तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। यहाँ पे मिल गई। तो इसको उठा के पूरा पेस्ट कर दो। कहाँ पे? खुद से लिखना मत, नहीं तो गलत है। हाँ, खुद से लिखना है। ऐड नहीं किए तो खाली ऐड करने ओके बटन पे क्लिक मत करो, पहले एडवांस में जाके कॉपी करके कैंसिल कर दो। वो ऐड नहीं करेगा वहाँ, वो पैसा थोड़ी मांगेगा। वो ऐड करोगे, फर्क क्या पड़ने वाला है ऐड करूँ या नहीं करूँ? यूज ही नहीं कर रहा हूँ उसको, मैं डिलीट कर देता हूँ मैं भाई। चल तो ये डिलीट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं है। मेरे को सिर्फ एक कनेक्शन स्ट्रिंग देखना है तो मैं उसको ऐड करके वहाँ से कॉपी ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? ये यहाँ पे जाने का, ऐड नहीं करना है ना? हाँ, ऐड करने का यहाँ पे इस पे, ओह सॉरी, SQL सर्वर का नेम डाल के मनी ट्रांसफर सेलेक्ट करके ओके नहीं करने का, एडवांस बटन पे क्लिक करने का। हाँ नीचे, सॉरी मैं प्रॉपर्टीज में ढूंढ रहा। ये इधर दिख गया। इसको कॉपी करने का, इसको कैंसिल करने का, इसको भी कैंसिल करने का, पेस्ट कर देने का। मत कर ऐड। और कौन सा? अरे वो फिर वो कभी और जरूरत पड़ेगी तो मेरे को मिल जाता है ना, इसके लिए मैं ऐड कर देता हूँ। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ तो मतलब क्या है? ऐड करूँ चाहे नहीं करूँ। तो समझाइए। तो कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया। तो अब ये EF कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं एक्सेस करूंगा तो मेरे को ये वैल्यू मिल जाएगी। हाँ, ये सर्वर पे जाके उसमें इनिशियल कैटलॉग मेमोरी ट्रांसफर, मतलब इनिशियल कैटलॉग में डेटाबेस का नेम होता है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन। और अगर इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फॉल्स रखेंगे तो यूजर नेम पासवर्ड बताना पड़ता है मेरे को। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन जब रहता है तब। फिलहाल तो वो वैसे तुम लोगों को करना भी नहीं रहेगा। अगर तुम कोई कंपनी में काम करते हो, तुमको कनेक्शन स्ट्रिंग मिलती है, उठाने का पेस्ट कर देने का बस। हाँ देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? वो लोग अपने सर्वर की जब PC पे डालते हैं तो सर्वर की कनेक्शन स्ट्रिंग देते हैं ना। पूरा सेटअप रहता है ऑलरेडी कंपनी में, तो उसको कोई वो नहीं रहता। तो ये मेरी एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। EF कॉन्टेक्स्ट करके मेरा एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के बाद हर टेबल के लिए एक लाइन मेरे को लिखना रहता है। हर टेबल के लिए वो एक लाइन क्या रहती है? पब्लिक लिखने का DB सेट ऑफ, DB सेट किसका? डेटाबेस का सेट। DB सेट क्या होता है? DB सेट एक क्लास एंटिटी फ्रेमवर्क की जो क्वेरी का आउटपुट स्टोर करती है। ठीक है।
तो पहले मैं कोड लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो डीबी सेट ऑफ यूजर्स, या मेरे मॉडल का नेम आता है, और तो ये लाइन मेरे को लिखना रहता है। ये लाइन की मीनिंग अभी समझ में आ जाएगी। तो ये लाइन का फंडा क्या है कि मैं EFDB कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक डीबी सेट क्रिएट किया, तो उसको क्या पता चलता है कि एक ये डीबी सेट का जो ये वैल्यू है, ये नाम का टेबल वो जाके डेटाबेस में ढूंढेगा। जो तुम यहाँ पे नेम क्रिएट करोगे ना, वो नाम का टेबल वो डेटाबेस में जाके ढूंढेगा, और उसको ला के अगर उसको टेबल मिल गया तो उसमें क्या करेगा, और अगर मैं गेट कर रहा हूँ तो उसमें क्या करेगा, सेलेक्ट ऑल करेगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर लाके स्टोर करेगा। हो गई ना मैपिंग? एक लाइन में मैपिंग है, खाली कुछ है ही नहीं। सोचो खत्म हो गया एंटिटी फ्रेमवर्क। बात समझी क्या बोलो? जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेरे को दूसरे टेबल के लिए करना है, दूसरा टेबल मेरा कौन सा है, अकाउंट्स है, तो मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक डीबी सेट अकाउंट्स का मॉडल है मेरे पास, अकाउंट्स, अकाउंट टेबल का नाम लिख दूंगा, यहाँ पे गेट सेट लिख दिया, हो गया। तो 5 टेबल, 6 टेबल, 10 टेबल, जितने भी टेबल है उसकी मैपिंग खाली करते चले जाओ। तो अभी मेरे पास कौन कौन से टेबल है फटाफट बोलो, मैं लिखते आता हूँ। एक तो ये हो गया यूजर टेबल, एक हो गया कस्टमर टेबल, एक हो गया मेरा अकाउंट्स। तो यूजर्स के बाद क्या है मेरा, अकाउंट्स, सॉरी कस्टमर, और क्या है, मनी ट्रांसफर। अच्छा ट्रांसफर है। किसको नहीं समझा, ये एकदम सीरियसली बताओ, किसको नहीं समझा? नहीं समझा तो मैं समझा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं समझा तो बोलो, क्या ये क्यों लिया, वो क्यों लिया, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, कैसे होगा, उसको ये कैसे मिलेगा, उसको वो कैसे मिलेगा, ऐसा कुछ दिमाग में सवाल नहीं आ गया। उसको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम करना, उसको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि इंसर्ट कमांड चलाना है, उसको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि अपडेट करना है। ये सब क्वेश्चन नहीं आ जाएगा तुम्हारे दिमाग में? हाँ तो पूछना चाहिए ना क्वेश्चन। हाँ सबके लिए अलग अलग क्वेरी है, हर सिचुएशन के लिए। तो उसको कैसे मालूम पड़ेगा कब इंसर्ट करना है, कब अपडेट करना है, कब डिलीट करना है, कब सेलेक्ट ऑल करना है, कब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम, कब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी लेस देन 10, वो कैसे मालूम पड़ेगा? ये क्वेश्चन ही नहीं समझेगा। हाँ तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो मालूम पड़ेगा लिंक क्यू से। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये क्या हो गया, ये बेसिकली क्या है, अगर मैं इसको एंटिटी फ्रेमवर्क भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, बेसिकली है क्या ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी ऐसी क्रिएट करते हैं ना लोग, पब्लिक लिखते हैं, फिर उसके बाद डेटा टाइप लिखते हैं, स्ट्रिंग, एनिमेबल प्रोडक्ट, ये वो कुछ तो ऐसा लिखते हैं। तो डीबी सेट ऑफ यूजर्स, तो उसका डेटा टाइप हो गया। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम, फिर गेट, फिर सेट। तो अब ये प्रॉपर्टी, जैसे अगर ये प्रोडक्ट क्लास होती है, नेम प्रॉपर्टी होती है, तो इसको मैं कैसे एक्सेस करता, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग, डॉट लिखते हैं तो उसकी लिस्ट आ जाती है, बराबर ना। अगर मैं गेट और सेट दोनों लिखा हूं तो मैं गेट सेट दोनों कर सकता हूं, खाली सेट लिखा हूं तो खाली सेट कर सकता हूं, खाली गेट लिखा हूं तो खाली गेट कर सकता हूं, खाली गेट लिखा हूं तो रीड ओनली, खाली सेट लिखा हूं तो राइट ओनली, गेट सेट दोनों लिखा हूं तो रीड एंड राइट बोथ। तो ये ऐसा कुछ तो होगा, तो उससे हम लोग उसको वैसे यूज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो EFDB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट मैंने EF क्रिएट किया, तो EF के आगे जब मैं डॉट लिखूंगा तो लिस्ट में ये 4 चीज आ जाएगी मेरे पास। ये इतना तो समझ में आता है ना, कि तो नॉर्मल है, वो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज है, तो लिस्ट में आने वाली है। मैं यहाँ पे लिखा यूजर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन अगर मैं लिखा और इक्वल टू यहाँ लगाया तो इसका मतलब क्या है, मैं गेट कर रहा हूँ कि सेट कर रहा हूँ? गेट, अब सॉरी गेट पूछना पड़ेगा, गेट कर रहा हूँ कि सेट कर रहा हूँ? सेट कर रहा हूँ। गेट कर रहा हूँ कि सेट? गेट कर रहा हूँ कि सेट? सेट। तो गेट वाला है क्या? गेट के सेट? सेट। सेट अफजल,
गेट। क्यों? क्या ऐसा गधे से एक सेट बोला तो सब सेट। अच्छा सेट का लॉजिक बताओ, गेट का तो मेरे को पता ही है, बुक में पढ़ा हूँ मैं। गेट का बताओ, ए सॉरी सेट का बताओ। सेट जो तुमको सेट को जो जो बोला है, सेट का क्या हिसाब से सेट? नहीं नहीं, ये लाइन अगर मैं लिखा हूँ तो इसमें सेट कहाँ हो रहा है? वैल्यू कहाँ मिल रही है यूजर्स को? कहाँ से वैल्यू मिल रही है? सेट करूंगा तो वैल्यू दूंगा ना। अगर तुमने सेट बोले तो कोई वैल्यू तो सेट होना चाहिए ना उसको, वो वैल्यू इक्वल टू के इधर जो है उसमें, तो इसके ऊपर क्या ऑपरेशन होगा? अच्छा ठीक है चलो, ये लिखा मैं एक्स। हाँ तो ये जो यूजर की ये इसमें गेट हो रहा है कि सेट हो रहा है? हाँ हाँ गेट हो रहा है, तो सेट सेट क्यों बोलना समझ में नहीं आ रहा। जब मैं कोई एंटिटी से रिलेटेड बात करता हूँ, अगर उसके इक्वल राइट साइड में है तो सेट होगा। मैं इसके लिए ऐसे लिखा, ये राइट साइड है क्या? नहीं राइट, राइट है। हद हो गई यार, मेरे से भी खतरनाक है। मेरे को राइट लेफ्ट में इतना लफड़ा होता है, तुम लोग भी गलत बोल रहे हो। ये राइट साइड है मेरे ख्याल से, हाँ ये राइट साइड है। तो अगर मैं राइट साइड, अगर मैं कोई राइट साइड में लिख रहा हूँ तभी सेट होगा, अदरवाइज सेट कभी होगा ही नहीं। तो ये मैं इक्वल टू तो यहाँ लिखा था ना, तो इसका मतलब एक गेट है। इक्वल टू नहीं है तो भी गेट है। एक ही कंडीशन हो सकती है, इक्वल टू यहाँ होगा तो सेट होगा, इधर लिखूंगा मैं कुछ यहाँ पे लिखूंगा तो ये वैल्यू इसमें सेट होगी, तो इसका सेट का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। नहीं समझा? जावा इसके ताल्लुक से बहुत क्लियर है। कैसा? अगर मैं नेम प्रॉपर्टी बनाया तो गेट नेम सेट नेम, मतलब उसमें लिख दो तो पढ़ के समझ में आ रहा है। डॉटनेट एडवांस करने के चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो एक से चीज याद रखने का, अगर राइट साइड में इक्वल टू है तो सेट, नहीं तो गेट। हर हाल में इक्वल टू नहीं है तो भी गेट ही होता है। एक याद रखो, बाकी सब जगह पे गेट बोल देगा। तो ये इक्वल टू, एक ही बंदा आंसर सही दिया। कमाल की बात ये है, तो क्या सोचे क्या पता, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया ऐसा। हाँ तो ef डॉट यूजर्स करके जब मैं लिखा तो ये क्या होगा? गेट करेगा। गेट, जब ये गेट कॉल करेगा तो एंटिटी फ्रेमवर्क समझ जाएगा कि क्या करना है उसको, इसको वैल्यू चाहिए। तो क्या क्वेरी बनाएगा अपने आप, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स। तो अभी इसमें मैं कुछ बताया नहीं क्या, तो ऑल यूजर दे देगा। अब मैं यहाँ पे आया डॉट वेयर, लिंक व्यू का वेयर यूज कर सकता हूँ मैं कलेक्शन में। मैं बीच में, तुम लोग को पता है लिंक व्यू का वेयर, ये इसके ताल्लुक से पता है कलेक्शन के ऊपर वेयर यूज कैसे कर सकता हूँ मैं? कल बताया था? नहीं कल नहीं बताया। चलो ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरे को ये थर्ड वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो ये लिस्ट का नाम है फॉर एग्जांपल ls। तो मैं ऐसा लिखता हूँ ls डॉट वेयर। अब वेयर लिखने के बाद यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ कैसे गेट होगा। तो x such that x, x such that x का मतलब क्या हो गया? ये इनपुट ये आउटपुट। तो आउटपुट में भी हो जाएगा क्या? x such that x इक्वल्स 3। तो वो क्या करेगा? इसका पहले पूरा एलिमेंट निकालेगा, उसमें से फिल्टर लगाएगा, जहां पे 3 है तो उसको एक एलिमेंट मिलेगा और उसको रिटर्न करेगा। तो को वेयर नहीं पता? चलो मैं इसके अंदर बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये यूजर्स एक्सेस करना है, तो मैं लिखा दिस डॉट दिस डॉट यूजर्स डॉट वेयर। वेयर में लैम्डा एक्सप्रेशन लिखना है मेरे को, एक्स सच दैट एक्स डॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके लिए मैं लैम्डा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मतलब तो अब मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा x का डेटा टाइप क्या है? तो x का डेटा टाइप कैसे डिसाइड होता है? x का डेटा टाइप डिसाइड होता है तो आउटपुट क्या निकलने वाला है वो।
तो अगर ये कलेक्शन किसका है, यूजर्स का, बराबर ना, मैं क्योंकि यहाँ पे बताया हूँ यूजर्स का कलेक्शन है। तो जब मैं उसमें फिल्टर करूंगा, कुछ भी फिल्टर किया, जैसे 10 यूजर था, उसमें से मैं बोला उसका नाम बताओ जिसका नाम F से स्टार्ट होता है, तो 2 लोग फॉर एग्जांपल निकले, तो जो निकलेगा वो क्या रहेगा, वो भी यूजर ही रहने वाला है। स्ट्रिंग कैसे रहेगा, उसका वो भी यूजर ही रहेगा ना। मैं तुमको यूजर की लिस्ट दिया, मैं बोला इसमें से F से स्टार्ट होने वाला बताओ, तो तुम जो 2 वैल्यू निकाल के देखो वो भी यूजर ही रहेगी ना। अगर मैं इंटीजर का कलेक्शन दिया, मैं बोला इसमें बताओ जो 12 से ग्रेटर है वो वैल्यू बताओ, फॉर एग्जांपल 3 वैल्यूज निकली, तो जो तुम मेरे को वैल्यू दोगे वो भी इंटीजर वैल्यू ही रहेगी ना, वो तीनों। मेरी बात नहीं समझ रही क्या, ज़्यादा हाई लेवल की बात बोल रहा हूँ। तो अब यूजर में जब मैं वेर लगाऊंगा तो आउटपुट जो निकलेगा वो यूजर ही होगा ना एक। तो जब मैं ये x का डेटा टाइप एज इट इज यूजर हो जाएगा, जब x डॉट लिखूंगा तो यूजर की प्रॉपर्टी आएगी, f नेम, l नेम, m नेम, यूजर पासवर्ड। ये अब मेरे को वो यूजर चाहिए जिसका आईडी इक्वल्स दिस, ऐसा कुछ लिखा, मतलब जिसका आईडी एम्प्टी है, ऐसा बोल दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑल यूजर निकालेगा, उसमें से क्या करेगा, जिसका आईडी एम्प्टी है वो यूजर निकाल के तुमको दे देगा। तो जब तुम ऐसी लिंक यू का एक्सप्रेशन लिखोगे या ऐसा लैम्डा एक्सप्रेशन तुम लोग लिखोगे, तो वो क्या करेगा इंटरनली, वो समझ जाएगा कि अब मेरे को सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स नहीं करना है, अब मेरे को सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल्स एम्प्टी करना है। नहीं समझा, ये लिखा मैंने, तो अब वो क्या समझ लेगा, वो अब ये समझ लेगा मेरे को सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इक्वल्स AA, ये सर्च करना है। बात समझ में आ रही। तो अब ऐड इंसर्ट कैसे करना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसा लिखा यूजर्स डॉट ऐड लिखा, तो वो समझ लेगा भाई कुछ इसमें कलेक्शन में ऐड हो रहा है, तो वहां पे इंसर्ट होना चाहिए। मेरे को रिमूव करना है, मैं लिखा रिमूव, तो यहाँ मैं रिमूव करूंगा कलेक्शन में से, तो वो डेटाबेस में से रिमूव करेगा, मतलब वहां पे डिलीट की क्वेरी बनेगी, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर जो रहेगा वो। तो मैं ऐसा लिखा रिमूव में मैं बताऊं कोई एंटिटी, तो मैं लिखा न्यू यूजर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर। तो ये समझ लेगा कि कौन सा यूजर डिलीट करना है, मेरे को रिमूव यूजर करना है, कौन सा यूजर जिसका यूजर आईडी 101 है। समझ में आया क्यों ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजर, लिंक यू, लैम्डा एक्सप्रेशन लेके इतना चिल्लाट कर रहा था मैं, इसकी वजह से। पूरा प्रोजेक्ट इसके ऊपर डिपेंड रहता है, पूरा प्रोजेक्ट तुम कोड करोगे तुमको समझ में आएगा, तो खुद ब खुद क्वेरी बनाता है। पहले हम लोग को लिखना पड़ता था इतनी बड़ी बड़ी क्वेरी, एंटिटी फ्रेमवर्क बोलता है मत लिखो, तुमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आता है ना, तुम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कोड करो, मैं बैठा हूँ, मैं कन्वर्ट कर दूंगा। तो वही तो मीडिएटर है। इसके लिए तो हम लोग उसको ORM बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। एक्चुअली बहुत एडवांस कंसेप्ट है ये, तुम देखोगे ना तो यानी अभी भी कंपनीज वगैरह में एंटिटी फ्रेमवर्क 1% 2% भी लोग यूज़ नहीं करते हैं, उन लोग अभी भी वही कोड करते हैं। एक्चुअली पुराने लोग हैं वो लोग एंटिटी फ्रेमवर्क लॉन्च नहीं होता, उन लोगों को वही आता है डेटाबेस ADO.NET का कोड, तो लोगों को ADO.NET में बहुत मजा आता है। कोड लिखा हुआ आता है, कॉपी करो पेस्ट करो, करेक्शन स्ट्रिंग बदलो, इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरी लिखनी आती है, धन लिख देते हो जाता है, कौन दिमाग लगाएगा एंटिटी फ्रेमवर्क। लेकिन तुम जब इसको यूज़ करोगे ना, तुमको इसका ब्यूटी जब समझ आएगा, कितना अच्छा बना दिया है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। जो लोग ऑलरेडी ADO.NET पे काम कर चुके हैं वो लोग को समझ में आएगा कि ये सीरियसली बहुत अच्छा काम करता है। कौन किया ADO.NEट पे, तुम्हारा प्रोजेक्ट कोई बता, तुम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाए कभी ADO.NET पे? तो उसमें कैसा करना पड़ा, इंसर्ट की क्वेरी भी लिखनी पड़ती थी, एक वैल्यू कॉन्कैट करके क्वेरी बनाना पड़ता है, उसमें कुछ भी नहीं करना है तुमको ऑब्जेक्ट पास करना है, क्वेरी खुद बना देगा। तो वही तो मैपिंग टूल है। कल से लगाया तो अब नहीं, वो नेट बंद कर दिया। समझ में आया क्या मैं क्या बोला, कैसे उसको पता चलेगा कि कब इंसर्ट की क्वेरी आएगी, कब डिलीट की क्वेरी आएगी, कब कौन सी क्वेरी फायर करना है वो। ठीक है, तो कितना बजे, 6 बजे ना, नमाज बाद से ही पढ़ाता हूँ।